नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारी श्रृंखला, हमारी परंपराओं में आज का विषय है चित्रकूट की परंपराएं। और हमारे अतिथि वक्ता हैं श्री अनुज हनुमत, युवा पत्रकार। मैं कुछ चीजें बता देता हूं अनुज जी के बारे में कि आप बुंदेलखंड के जांबाज और तेज तर्रार पत्रकार हैं। श्री हनुमत धर्मनगरी चित्रकूट के पाठा इलाके के निवासी हैं। पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। अनुज हनुमत पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से संबंधित कई बड़े ब्रांडों के साथ अनुज हनुमत काम कर चुके हैं। चित्रकूट समाचार डिजिटल प्लेटफॉर्म के संस्थापक होने के साथ साथ मौजूदा समय में हिंदी खबर चैनल को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही बुंदेलखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार सक्रिय हैं। आपके द्वारा चित्रकूट एक कल्चर हेरिटेज टीम बनाकर चित्रकूट की सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक विषयों को लेकर भी अनुज हनुमत बेहद सक्रिय रहते हैं। पंडित राजधर परहित सेवा संस्थान नामक एनजीओ के प्रबंधक भी हैं अनुज हनुमत। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ फेस्टिवल के मौके पर चित्रकूट का यूथ आइकॉन के तौर पर सम्मानित किया जा चुका है। मैं खास बात बता दूं कि युवा पत्रकार और जोश के साथ साथ अनुज ने बहुत सी ऐसी कहानियों को एक्सप्लोर किया है जो ना तो कहीं किताबों में मिलती हैं और ना कहीं रेफरेंस मिलता है इंटरनेट पर। बहुत सी ऐसे शैल चित्र हैं, बहुत सी ऐसी दूर दराज पहाड़ों के बीच झरने हैं, उनकी खोज स्वयं अनुज ने की है। और आगे हम अनुज के साथ एक पूरी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, हमारी विरासत हमारा बुंदेलखंड। इसमें चित्रकूट के ही निवासी एक नीरज मिश्रा हैं, उन्होंने भी काफी खोज की है, तो हम लेकर आएंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में चित्रकूट की परंपराएं क्या हैं, कैसी हैं और जनमानस के लिए उनका क्या मूल्य है, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अनुज जी से कि अपने विचार रखें। सभी को नमस्कार। चित्रकूट की पावन धरती से मैं अनुज हनुमत। आज आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पर, मैं बुंदेली झलक की पूरी टीम को धन्यवाद करूंगा और आपको भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लगातार लगे हुए हैं बुंदेलखंड की जो सांस्कृतिक विरासत है, या कहें कि एक ऐसी विरासत जो लगातार खत्म हो रही है, उसे लगातार बचाने का जो प्रयास आप कर रहे हैं। लोक परंपराएं हो या बुंदेलखंड का वो अनछुआ पहलू जो इतिहास के पन्नों में आज भी कहीं ना कहीं दर्ज नहीं है, या कहीं ना कहीं पलटा नहीं गया, उस कोशिश में आप लगे हैं, उसके लिए मैं बड़ा धन्यवाद करूंगा। और चित्रकूट की धरती बड़ी पावन रही है, बड़ी पवित्र रही है हमेशा से, क्योंकि एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्रकूट का नाम ही ऐसा है कि ऐसे कूटों का स्थान जहाँ पे चित्र, अनेक प्रकार के चित्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने चित्रकूट की पावन धरती को चुना, यहाँ पे वो रहे कर्मस्थली के तौर पर, यहाँ पे वनवास के एक लंबे समय को उन्होंने बिताया है। और इससे पहले अगर बात करें कि इसकी जो पावन पवित्रता थी, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो अनगिनत साधु संत थे, उनकी तपोस्थली रही है। यहाँ पे अनेकों गुफाएं हैं जो साधना के बहुत बड़े केंद्र रहे हैं। यहाँ पे खुद सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ हैं, जो जिनकी परिक्रमा लोग करते हैं। तो ये धरती बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यात्म की दृष्टि से भी, ऐतिहासिकता की दृष्टि से भी, और इसके साथ साथ यहाँ की जो लोक परंपराएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रकूट की अगर मैं बात करूं तो चित्रकूट विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं के बेहद समीप बसा स्थान है।
और यहाँ पे अगर कहें तो यहाँ की प्रमुख नदी के रूप में यमुना नदी भी है, और जो यहाँ की जीवन धारा कही जाती है वो एक जिसे माँ का दर्जा प्राप्त है, माँ मंदाकिनी के तौर पर यहाँ पे एक पावन नदी, जिसमें भगवान राम ने भी स्नान किया था, माता अनसुईया के तप से वो निकली थी। तो इस तरीके के चित्रकूट का जो स्थान है वो बहुत पावन है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, महत्वपूर्ण ऋषि मुनि, वो सब यहाँ पर ही अध्यात्म का उनका चिंतन केंद्र रहा है। चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हो, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा, जो कि हमेशा से बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी का भी आश्रम यहीं पे है, क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी। तो इस तरीके की काफी महत्वपूर्ण जो महापुरुष है वो हैं। और आज कोशिश करूंगा मैं कि बहुत कुछ जो यहाँ की लोक परंपराएं हैं, उनपे जो हमने अभी तक स्टडी किया, उस पर हम उस पर प्रकाश डाल पाए। अनुज भाई, थोड़ा सा ये आप ये जो हेडफोन का है, एक दोबारा से वापस लगा लीजिए, कुछ क्रैक कर रही है आवाज। जी, हाँ। अभी आवाज आप नहीं आपके पास पेरेंट से? हाँ, मोबाइल से थोड़ा अच्छा, वायरलेस है क्या ये? जी जी, हटा दूं क्या इसे हाँ। मैं? हाँ, अगर हटा सकते हैं, क्योंकि वायरलेस की वजह से थोड़ा सा 12 सेकंड लेट आ रही है आवाज। तो इसको अगर जी जी, ऑफ कर अभी दें, कैसी आवाज आ रही है आपके पास? एकदम फर्स्ट अभी क्लास कैसी आ रही आवाज है, आ रही फर्स्ट क्लास, एकदम है? फर्स्ट जी जी क्लास आ रही है। जी जी। जी जी तो जी अभी इसी आवाज पे कंटिन्यू करते हैं। जी बताइए जी। जी 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 जी, जिस जिस तो शुरुआत कीजिए। मैं जी जी, जिस तरह से मैं बता रहा था कि चित्रकूट की जो पवित्रता है, यहाँ की जो पावन जो धरती रही है, यहाँ के कण में कहा जाता है कि भगवान राम है। भगवान राम के होने की जो यहाँ के जो लोग कहते हैं कि भगवान राम है, तो कई रूपों में है। वहाँ के यहाँ की लोक परंपराओं के रूप में है भगवान राम। यहाँ के कण में इसलिए भी है क्योंकि जो यहाँ पर जो स्थान है, जो पहाड़ है, जो गुफाएं हैं, जो और भी स्थान, पवित्र स्थान है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको राम से जुड़े वो लोक परंपराएं मिल जाएंगी, राम से जुड़े वो ऐतिहासिक स्थान मिल जाएंगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण बनाते हैं हमारे चित्रकूट को। चित्रकूट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी ये स्थान बेहद ऐतिहासिकता के बेहद महत्वपूर्ण दौर से ये गुजरा है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लोक परंपराएं हैं जो आज भी भगवान राम से तो जोड़ती ही है, इसके साथ साथ जो बुंदेलखंड का एक इतिहास, समृद्ध इतिहास रहा है, ये लोक परंपराएं उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। चित्रकूट ने हमेशा इस बात का प्रमाण दिया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ की लोक परंपराएं अब इसलिए भी काफी खतरे में है क्योंकि जो यहाँ इस धरती से रिलेटेड जो भी लोक परंपराएं हैं, उस पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, जिससे जो लोक परंपरा से जुड़े जो यहाँ के लोक गायक हैं, या ये कहें कि जो प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग, वो तेजी से खत्म हो रहे हैं। उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे लोग गायक यहाँ के आ पाए जो यहाँ की लोक परंपराओं को गाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं शुरुआत उस इलाके से करूंगा जहाँ पे आदिवासी रहते हैं। चित्रकूट का एक बहुत बड़ा इलाका जो यहाँ पे है, वो कोल जनजाति के जो लोग हैं, जिन्हें मैं जनजाति जरूर कह रहा हूँ क्योंकि यूपी में जनजाति का दर्जा उन्हें नहीं प्राप्त है, लेकिन ये कहा इसलिए जाएगा क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं। तो कोल जो आदिवासी हैं, उनसे जो जुड़ी परंपराएं हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे इस चित्रकूट में, क्योंकि भगवान राम का सबसे पहले जो स्वागत किया था, कोल भीलों ने ही किया था। और उन्होंने स्वागत के दौरान जब गोस्वामी जी लिखते हैं तो उन्होंने ये भी कहा था कि भगवान, हम अब तक अनाथ थे, लेकिन आपके दर्शन, आपके आपके आने से अब हम सनाथ हो गए, हमें मतलब एक पिता मिल गया है, अभिभावक मिल गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान राम से आदिवासियों का जुड़ाव कितना हद तक था, उन्होंने कितना सपोर्ट किया और कितना महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने खुद को जोड़ा है राम से। तो जो लोक परंपराएं हैं उनमें राम का जो पुट है वो बहुत अधिक दिखता है। कई लोक परंपराएं ऐसी हैं, उसका भी जिक्र मैं करूंगा, लेकिन मैं शुरुआत यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण लोक परंपरा के एक अभिन्न अंग से करना चाहूंगा, जिसको कहते हैं बुंदेली नृत्य। बुंदेली नृत्य में चित्रकूट में जो दिवाली नृत्य किया जाता है, इसे बुंदेली नृत्य बुंदेली खंड में बोलते हैं। हमारे यहाँ दिवाली के यानी दीपावली के समय में दिवाली नृत्य किया जाता है। और इस दिवाली नृत्य में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आदिवासी हैं वो एक कह सकते हैं कि गायन चलता रहता है। उस गायन की जो थाप होती है, जो गायक जो गाते हैं, जो यहाँ के लोग गायक हैं, उस पे जैसे दिवाली नृत्य खेला जाता है, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। उसमें आप ये समझ लीजिए कि सरकारें भी बहुत तेजी से इसके संरक्षण के लिए आगे आई हैं।
तो ये जो एक लोक परंपरा से जुड़ा जो एक अंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और चित्रकूट में जो आदिवासी इलाके हैं मानिकपुर और पाठा क्षेत्र के, वहाँ पे ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। और इस तरीके की जो लोक परंपराएं हैं उनमें ये कहा जाए कि अगर इन्हें हम संरक्षित करने की बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अगर शुरुआत चैत्र से करें तो चैत्र की नवमी में जो हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है उसमें भी जो शुरुआत होती है लोक परंपराओं की, यहाँ पे भी जो देवी पूजन है वो बहुत अधिक होता है। विभिन्न प्रकार के गाने गाए जाते हैं, देवियों की पूजा की जाती है उन स्थानों पर जा करके। और ये जो एक परंपरा है वो हिंदू नववर्ष के मौके पर यहाँ पे बड़ी ज्यादा लोक परंपराएं हैं। उसमें कई तरह के देसी गीत भी होते हैं जिन्हें मैं अभी इस चर्चा के दौरान कमेंट बॉक्स में मैं उस पेपर को डालूंगा जिसमें हमने लिखा भी है। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। और यहाँ पे एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण हम लोगों ने देखी कि अक्षय तृतीया का जब मौका आता है तो अक्षय तृतीया के मौके पर नई मिट्टी के बर्तन रखने और शरबत पिलाने की भी परंपरा यहाँ पे है। तो ये लोक परंपराओं के छोटे छोटे अंग है, लेकिन ये इन ग्रामीण इलाकों को जोड़ते हैं उन पुराने दिनों से जो सैकड़ों हजारों वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं और उन परंपराओं को लोग यहाँ के जी रहे हैं। इसमें अगिहाई भी आती है। अगिहाई में मानसून की जो पहली बारिश होती है उसमें खुले आसमान के नीचे घर के बाहर भोजन बनाने की परंपरा है। बहुत सुंदर परंपरा है। इसमें अगिहाई में बड़े महत्वपूर्ण ढंग से इसे मनाया जाता है। इस परंपरा के अंतर्गत पहली बारिश का इंतजार होता है लोगों को, मानसून की पहली बारिश का, और फिर खुले में जाकर के फिर खाना साथ में सब लोग खाते हैं। उस दिन घर में खाना खाने की परंपरा नहीं है। ऐसे ही राई काफी फेमस है। राई जो गाया जाता है तो लोग ये कभी कभी जानना चाहते हैं कि राई कैसे किस परंपरा के तहत है। तो जो खेतों की बुआई होती है उस दौरान लोक गायन की परंपरा को राई कहते हैं। और राई में भी बहुत ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे गायन भी होते हैं जिनमें राम सीता का जिक्र होता है और रामायण से वनवास काल के दौरान के जो कई जो यहाँ के प्रसंग रहे हैं उनसे संबंधित भी लोक गायक गाते हैं। और यहाँ पे एक लोक परंपरा कुड़ी भरने की भी है। मानसून के दौरान जब खेतों में बुआई होती है उससे पूर्व घर की दहलीज पर नए बीज से संबंधित पूजा की जाती है। तो वो जो उसे उसे कुड़ी भरना कहते हैं। तो इस तरीके की लोक परंपरा को भी लोग जी रहे हैं। और अंजुरी तो उसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, अगर बुंदेलखंड के हैं तो वर्ष की जो पहली फसल का हिस्सा जो देवता होते हैं, कन्या होती हैं तथा जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें ये समर्पित करने की परंपरा है। उस लोक परंपरा में भी गीत गाए जाते हैं। गीतों का बड़ा महत्व है। हमने कई सारे गीतों को रिकॉर्ड भी किया है, कई सारे गीतों को लिखने का प्रयास भी किया है और इसका डॉक्यूमेंटेशन बड़ा जरूरी है। अगर डिजिटली हो तो मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपील करूंगा कि इसका अगर हम कुछ कर पाए, क्योंकि अब ये आखिरी दौर पे है। लोक गायक जो हैं, लोक परंपराओं को जो लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं वो बहुत तेजी से खो रहा है। जैसे नए आवास गाँव में दिए जा रहे हैं तो जो गाँव की परंपरा है वो परंपरा खो रही है और बहुत सारे लोग किसानी करना भूल गए हैं। तो वो जो परंपराएं हैं वो परंपराओं में काफी पीछे हो रहे हैं लोग। अब इसमें हरछठ की परंपरा भी है, लोक परंपरा, जो कि अमूमन बुंदेलखंड के इलाकों में देखी जाती है। सुहागिनी जो माताएं होती हैं वो संतान की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं। उसमें भी बहुत सारे प्रसंग हैं जिसका वर्णन उसमें होता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण हमारे यहाँ छोटी बच्चियां करती हैं जो कि महबूलिया को लेकर के जाती हैं। वो पितृपक्ष के दौरान ये छोटी कन्याएं कांटे की झाड़ पर फूल सजाने की परंपरा है। इसमें भी जब ले जाती हैं कांटों में फूल सजाकर तो गीत गाते हुए चलती हैं। इस तरीके की लोक परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये अमूमन देखा गया है बुंदेलखंड के हिस्सों में, कई इलाकों में, खासतौर पर चित्रकूट में तो बहुत ज्यादा इस तरह की परंपरा है और धीरे धीरे वो खत्म हो रही है। बहुत ज्यादा नहीं देख रही थी। अभी मैंने जैसे आपसे दिवाली का जिक्र किया, दिवाली नृत्य का जिक्र किया, तो दिवाली की रात्रि की जो रात्रि होती है दिवाली की, उसके दौरान ग्रामीणों द्वारा दिवाली लोक नृत्य किया जाता है और लोक गायन की भी प्राचीन परंपरा है। और त्रिवेणी मेला एक हमारे यहाँ लगता है चित्रकूट में, जहाँ पे जो भगवान राम जब विराट राक्षस को जब उन्होंने मारा था, वहीं पास में जो त्रिवेणी मेला है उसके पास में ही एक पुष्करणी सरोवर है। वनगमन के दौरान ये बड़ा महत्वपूर्ण सरोवर रहा है। यहाँ पे बहुत प्राचीन शिवलिंग भी है। बताया जाता है कि भगवान राम ने पूजा भी की थी और इसी सरोवर में राक्षस विराट को मारने के बाद भगवान ने धनुष बाण धोए थे अपने और स्नान भी किया था। इसके बाद जो त्रिवेणी मेला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चित्रकूट छोड़ने के बाद मैं आपको बता दूं दंडकारण्य वन पड़ता है जहाँ पे सुतीक्ष और सरभंगा आश्रम है, जहाँ पे आखिरी विदाई चित्रकूट की ली थी उन्होंने। ऋषियों को वहां पे मिले थे वो सरभंगा आश्रम और सुतीक्ष आश्रम में।
तो ये जो त्रिवेणी मेला है वहां पे अनादिकाल से कोल आदिवासियों का सांस्कृतिक मेला आयोजित होता है, जिसे अब तक संरक्षित नहीं किया गया है। बड़े अफसोस का विषय है कि सरकारों द्वारा लगातार कई फंड बड़े बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इस मेले तक अभी सरकार नहीं पहुंची। हमारा प्रयास लगातार जारी है, हम ये प्रयास भी करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि जो भी लोग इनको सुन पा रहे हैं इस चीज को, हमें त्रिवेणी मेला को संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसमें कई तरह की लोक परंपराओं को लोग वहां पे जी रहे हैं। अगर मैं बात करूं फाग की, तो फाग से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ जो सॉरी जो फाग को नहीं जानता। फाग होली के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होता है और ग्रामीणों द्वारा होली नमक जो ये जो गीत होते हैं, उसमें मैंने जब एक लोक गायक से मैं मिला यहाँ पे सरैया के पास ही एक लोक गायक है जो कि जिन्हें लोग बड़गैया बोलते हैं, वो काफी अच्छा लोक गायन करते हैं। और उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने फाग में कई ऐसे मुझे गीत सुनाए और उसमें दोहराने की बड़ी अच्छी परंपरा है कि एक दो लाइन का गीत बनता है, इसके बाद उसको दो चार बार दोहराते हैं फाग में। और ढोल की थाप होती है, उसमें राम का भी जिक्र है, उसमें सीता का भी जिक्र है। तो लोक परंपराओं में राम का पुट बहुत अधिक है चित्रकूट में, रामलीला के माध्यम में हो या कई ऐसी 400 साल 300 साल पुरानी यहाँ पर रामलीलाएं हो रही है अभी भी, जो लोक परंपराओं को आगे ले जा रही है। और एक लोक परंपरा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने शुरू में बताया, जो हम लोग रॉक पेंटिंग्स पे काम कर रहे हैं शैल चित्रों में, तो शैल चित्रों के पूजन की परंपरा है। मतलब बहुत अजीब हमें लगा जब हमने देखा कि एक कंटिन्यूटी 3,000 साल 2,000 साल पुरानी कंटिन्यूटी एक कल्चर में चली आ रही है। मतलब कोल जो है चित्रकूट के, वो अपनी इस लोक परंपरा को सैकड़ों हजारों वर्ष से लगातार लेकर चले आ रहे हैं। किसी को इस बात का अब तक ज्ञान नहीं हो पाया कि आखिर एक ऐसी परंपरा जिसे एक समुदाय लेकर जा रहा है, ना तो उसे संरक्षित कर पा रहे, ना तो उसकी इस लोक परंपरा को। उसमें वो लोग करते क्या है कि गांव के किनारे जो भी ऐसे रॉक शेल्टर है, यानी कि जिसे शैलाश्रय कहा जाता है, जहाँ की पाषाण कालीन मानव द्वारा चित्र बनाए गए हैं, पेंटिंग्स की गई हैं, जो कि आज भी अमिट है। एक रहस्य का विषय है कि हजारों वर्ष बाद भी चित्र अमिट कैसे हैं, वैसा ही रंग क्यों बना हुआ है, चित्र कहना क्या चाहते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का कौन सा वो मॉडल है, इसे कहीं ना कहीं हद तक कोल जो समुदाय के लोग हैं वो जानते हैं। और इन चित्रों के शैलाश्रयों के पास जाकर वो कई तरीके की पूजा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बच्चा बीमार है या शादी होने वाली है किसी जोड़े की, तो इससे रिलेटेड या कोई दुख आता है तो बहुत कम मात्रा में है, बड़ा छिपे तौर पे है, ये किसी को जल्दी नहीं पता लग पाता है। जब तक आप कई साल स्टडी नहीं करेंगे जाकर के तो नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे समुदाय ऐसे भी हैं आज भी जो अपनी परंपराओं को साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि कल्चर कितनी तेजी से बिगड़ रहा है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग उन चित्रों में जाकर दिया जलाते हैं और उसके फुटेज भी हमारे पास है, और दिया जला करके प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और लोकल में ये भी कहा जाता है कि ये लाल देवी है, खून की देवी है, पुत्री देवी है, क्योंकि इनका रंग जो है गेरुआ रेड कलर का होता है। और बरसात के दिनों में जब झाड़ झांखर आ जाते हैं पेड़ पौधे के, तो ये ढक जाते हैं। तो लोकल में कहा जाता है कि देवी अब नाराज हो गई है, देवी छिप गई है 4-5 महीने के लिए। इसके बाद देवी फिर जागृत होती है, तो लोगों में डर है देवी को लेकर। और आप जानते हैं कि जहां डर होगा वहां एक भाव होगा कुछ प्राप्त करने का, और शायद यही एक भाव का जो कनेक्शन है वो हमारा ईश्वर से है। हम डरते हैं किसी एक शक्ति को, तब उसके सामने हम नतमस्तक होते हैं और मानते हैं उस भाव के द्वारा कि हम अगर गलत करेंगे तो हमें कोई शक्ति रोकेगी। तो ऐसी लोक परंपरा है शैलाश्रयों की, जो मैंने आपको साझा की। ये काफी महत्वपूर्ण था जो अभी हमने बताया आपको। और विवाह की रस्मों में हमारे यहाँ कई लोक परंपराएं हैं, जैसे लगुन है। लगुन में एक गाना, एक गीत बड़ा अच्छा महिलाएं गाती हैं कि सो आज मोरे राम जू को लगन चढ़त है आनंद बढ़त है, कानन कुंडल मोरे राम जू को सो गालन बिच मुतियन लर रुकरत है। मतलब ये यहाँ की जो लोकल भाषा है उससे रिलेटेड है। मतलब उसमें बताया गया है कि राम को जोड़कर कि किस तरीके से अच्छे लग रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे चीजें हैं। गारी की परंपरा तो सभी जानते हैं, कैसे वर की खोज में गारी की परंपरा होती है वो होती है। और इसके बाद वर की खोज में गाने भी, यहाँ कुछ गीत ऐसे हैं जो राम से जोड़कर गाए जाते हैं कि कौन देश के तुम दोनों भैया, कहाँ तुमरो नाम मोरे लाल, नगर अयुद्ध के हम दो भैया, दशरथ पिता मोरे नाम। तो इस टाइप का यहाँ पे गीत है जो राम से जुड़ा है। मातृ पूजन भी होता है, और यहाँ पे भात चीकट द्वारचार इस तरीके की लोक परंपरा सब जगह है। हमारे यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जो कोहबर होता है, जहाँ पे जब नए जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, इसको भी हम लोगों ने काफी स्टडी करने का प्रयास किया। जब नई दुल्हन का आगमन होता है तो दूल्हा दुल्हन को पूजन कराया जाता है, और ये पूजन दोनों जगहों पर होता है। खासतौर पे
जब नई दुल्हन अपने आती है, ससुराल आती है, तो वहां पे एक कमरे पे बनाया जाता है कोहबर, बनाया जाता है डिजाइन कोहबर की। और उसमें जो आप देखेंगे कि रॉक पेंटिंग का कल्चर दिखेगा आपको, एक शेप ऐसा दिखेगा जो रॉक पेंटिंग से रिलेटेड है। कुछ ऐसे डायग्राम्स बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं उसी एक संस्कृति और लोक परंपरा को आगे लेकर जा रहे हैं। कोहबर में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसका पूजन कराया जाता है और इसके बाद फिर आगे की पूरी जीवन शैली शुरू होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो लोक परंपराओं में जिन्हें संरक्षण करने की जरूरत है। और बड़े महत्वपूर्ण और भी कुछ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब हमारे यहाँ कोई भी तालाब पहले खोदा जाता था या कुआं खोदा जाता था, तो भी गीत बहुत अच्छे गाए जाते थे। मैं एक बड़े हार एक गांव गया था जहाँ पे कृष्णा कोल से मेरी मुलाकात हुई थी। गांधी जी से वो मिले थे बचपन में और उन्हें काफी बड़ा एक ऐसा मैसेज प्राप्त हुआ। उसके बाद वो अपने गांव में उन्होंने कुआं खोदा था और वो बताते थे कि हम लोग बढ़िया अच्छे गीत गाया करते थे। कुछ गीत उन्होंने साझा भी किए थे टुकड़े टुकड़े में, हमने उसे नोट भी किया है। और बड़ा महत्वपूर्ण तब लगा जब पता लगा कि जब भी कोई महत्वपूर्ण काम करते थे पहले के लोग, आज भी गांव में जैसी परंपराएं हैं, तो गीतों के माध्यम से उसे शेयर करते थे। और शायद ट्रांसफर जो नहीं हो पाया, ये सब लोग परंपराएं इसलिए भी रुक गई हैं क्योंकि एक तेजी से एक पीढ़ी शहर में पलायन कर गई, उसे ठहराव उस पीढ़ी के पास नहीं है, तमाम चीजें हैं। तो ये मैंने आपको बताया है बड़ा बड़ा जो लोक परंपराएं चित्रकूट की है। जी अनुज जी, जो बघेली के प्रभाव वाला क्षेत्र है बुंदेलखंड का, ये महोबा से जैसे ही हम कबरई निकलते हैं वहां से लेकर आपके चित्रकूट तक जो बघेली का प्रभाव है। और अभी ताजा आपके परिवार में शादी हुई है रसिन में, तो आप तो गए ही होंगे, कुछ गीत सुने होंगे। निहारन का एक मुझे गीत हल्का सा याद है कि सुपु सु सरैया तोर बहनी निहारे रे। तो जी। इस तरह के, हाँ, बहुत से सुने होंगे। तो अ, उन गीतों में आपने इतना घूमा, तो जो वो बुंदेलखंड का वो क्षेत्र जो बघेली से प्रभावित है, वहां के गीतों में आपको कैसा लगता है? अगर कुछ याद हो तो जरूर गुनगुनाइए। बघेली का बहुत बड़ा प्रभाव है। आपने जैसा कहा ना कि अब जैसे चित्रकूट है, चित्रकूट की जो बहुत बड़ी जो एक पूरी यहाँ की सीमा है वो सतना रीवा से जुड़ती है। और मैं कहूँ कि बुंदेलखंड से चित्रकूट को जोड़कर आप एक आंदोलन जरूर चला सकते हैं कि बुंदेलखंड बचाएं, बुंदेलखंड अलग करें, पृथक करें। लेकिन चित्रकूट अगर भाषा के लेवल पे, कल्चर के लेवल पे प्रतिनिधित्व करता है तो वो बघेली बघेली के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप। क्योंकि शादी ब्याह का भी जो है वो पूरा बघेलों में, बघेल जो इलाके हैं वहां पे होता है। और जो यहाँ के छोटे छोटे राजा रहे हैं, रजवाड़े रहे हैं, वो बघेलों से जुड़े रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, लोक परंपराएं। और ये जो आपने अभी बताया, जैसे रसिन का जिक्र किया आपने, तो रसिन भी बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट रहा है, रघुवंशियों का भी, चंदेलों का भी। और इसके बाद वो पाथर कछार चली गई राजधानी। तो रसिन ने प्रतिनिधित्व किया है, तालाब बहुत वहां रहे। जब एक बार रसिन गया था तो वहां पे जैसे आपने विवाह का जिक्र किया, गीत बहुत सारे गाए जा रहे थे। लेकिन अब मैं भी उसी आ, पीढ़ी का हूँ, इस तरह से आपने बताया। आ, एक एक कहावत है कि 80 कुआं 72 ताला, जहां बसा रसिन गौशाला। ये आपने सुना है? रसिन जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, कि बिल्कुल आपके सही है। नाना, और ये आपके आपने एकदम नाना सही लोगों कहा। ने बताया होगा। बिल्कुल बताया था। और उन्होंने चंडेश्वरी देवी के बारे में भी बताया था, कैसे वहां पे देवी का पूजन होता था और इसके बाद कैसे वहां से पूरी चीजें आज भी जो आप वहां पे देखेंगे, सबसे बड़ी रसिन बांध परियोजना, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी आके हरी झंडी दिखाई थी। तो उस एक बांध से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालाब कितने सारे रहे होंगे। और ये एकदम से चरखारी मॉडल के तौर पे था रसिन। तो कई चीजें मैंने यहाँ पे आपको कुछ और भी बताना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण ये है कि हमारे यहाँ लोक परंपराओं में सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे आज भी जो भाव है वो लोक कल्याणकारी भाव है लोक परंपराओं में। मतलब आप जो एक ऐसा एक भाव देख पा रहे होंगे कि जिसमें आपको समझ में आएगा कि अ, हर व्यक्ति का भला हो, हर समुदाय का, हर समाज का। तो वो एक भाव यहाँ के गीतों में दिखता है। और बहुत सारे गीत तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मुझे ये बात कहने में मुझे इस बात में अचरज भी नहीं है क्योंकि हम भी उसी पीढ़ी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस पीढ़ी ने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे। बट मेरा प्रयास ये रहेगा आपके द्वारा कि मैं उन गीतों को, जो हमारे गांव के लोग हैं, जो लोग गायक हैं, उनसे हम उन गीतों को उसका उनका डॉक्यूमेंटेशन वीडियो फुटेज के तौर पर कर सकें। और कुछ किताबें जो बघेलखंड में लिखी गई हैं, मुझे अभी जब मैं गया था भोपाल में, मैंने लोक परंपराओं में श्री राम इस विषय पे मैं संगोष्ठी में मैं बोला था।
तो वहां पे एक महिला थी जिन्होंने मुझे एक बुक अपनी दी थी और उन्होंने लोक परंपराओं पे, सारे लोक परंपराओं के गीतों पे लिखा था। बघेलखंड के जितने इस तरफ के पूरे गीत थे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी किताबों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है और उनका डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे। एक चीज मुझे और बड़ी महत्वपूर्ण लगती है कि हम लोग, आपको पहले अगर याद हो कि घंटों अंताक्षरियां खेली जाती थी, पहेली के कार्यक्रम चलते थे गांव में, जब लोग इकट्ठा होते थे गांव में। और जैसे आपने रसीन का जिक्र किया, जब हम अपने ननिहाल जाया करते थे तो नाना के घर में बहुत सारे, जब हम बच्चे सब लोग इकट्ठा होते थे तो यही कार्यक्रम चलता था। और वहां पे अंताक्षरी में भी एक कल्चर था कि आपको दोहे चौपाई के साथ करना है, लोक परंपराओं में अगर कोई गीत है उनके साथ आपको शुरुआत करनी है। तो इस तरीके का जो एक पूरा कार्यक्रम था वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और ये बड़ा मुझे टीज करता है। इससे मैं काफी ज्यादा परेशान रहता हूँ कि चीजें खत्म हो रही हैं। और बहुत सारा तो मैं गीत तो मैंने नहीं लिखा है अभी तक उस तरीके से, लेकिन मैं एक चीज मुझे महसूस हुई है जो मैं आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहूंगा कि हमें जरूरत है कि हम इन लोक परंपराओं को, अब जो ये दशक चल रहा है, जो समय चल रहा है कोरोना के बाद का, जिसे हम नव जीवन कह सकते हैं सभी के लिए, इसके बाद हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर सकते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के बाद, क्योंकि जो आपने एक जिज्ञासा क्रिएट की है बुंदेलखंड की लोक परंपराओं को लेकर, जो आपने एक पहल की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मुझे लग रहा है मेरी बुक खुद और जागृत हो रही है। और अब मैं, मुझे लग रहा है कितनी जल्दी मैं जाकर के, अब जो इतनी भी लोक परंपराएं मैंने बताई उनसे संबंधित मैं कितना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करके प्रोवाइड करा दूं, और उसमें आप कितना सहयोग करें आप, इसके लिए मैं कहूंगा कि एक कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे हम और अच्छे जो प्रसंग हैं, अच्छे जो गीत हैं, उनको सबके सामने रख सकें। बिल्कुल। और मैं आज आपके साथ एक और बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूं, जो आपके ननिहाल से संबंधित है। एक दो समकालीन लेखक, भारत में मुंशी प्रेमचंद और रूस में गोरकी, दोनों की शक्ल एक और दोनों का युग एक। इसी प्रकार ये मैथिली के एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जो व्यंग करते थे और व्यंग में ही मैसेज देते थे, जिनका नाम है गोनू झा। उनके ऊपर सीरियल भी बने हैं, उनके ऊपर किताबें भी लिखी हैं। गोनू झा के ही समकालीन थे रसिन के अवसेरी। रसिन के अवसेरी को लोगों ने सिर्फ मजाक का एक पात्र बना दिया, लेकिन उनके पीछे उनका क्या मैसेज होता था कभी लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं पिछले 2 साल से कोशिश कर रहा हूं लोगों से मिलने की, बात करने की। कुछ उनकी कहानियां मेरे पास आई हैं, कुछ अभी लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से भी। तो मैं चाहूंगा कि लोग इस तरफ भी, जो बुंदेलखंड का जो भाग है महोबा के आगे का, वो अभी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, उसे एक्सप्लोर करने की बहुत जरूरत है। कभी एकदम आप किताबों में भी नहीं मिलता है। कबरई से आगे आप निकल जाइए, बांदा अतर्रा होते हुए, चाहे इधर चित्रकूट बहुत फेमस है, लेकिन चित्रकूट की जो लोक जीवन की शैली है वो कहीं किताबों में नहीं मिलती है। और उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और जो हमारी वहाँ की जो परंपराएं थी, उनमें जो आपने खोज की है, कि अभी नीरज ने भी खोज की है, नीरज मिश्रा ने, कि बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है, वो जैन धर्म का भी केंद्र रहा है, और हिंदू धर्म का केंद्र तो था है। जैनीज जो आपने बात की एकदम एकदम सही है। जो इनके तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जब मैं मड़फा फोर्ट गया था, मड़फा और जो कालिंजर और अजयगढ़, 3 दुर्ग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के समकालीन नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन किलों में बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरें छिपी हुई हैं। मड़फा में कई जैनिज जो टेम्पल हैं, उनको हमने जब मतलब सामने हम लेकर रखे आए, तो जैन धर्म से रिलेटेड जो लोग थे उन्होंने बहुत शेयर किया उसको, बहुत सारा
प्रेम मिला उस मतलब पूरे हिस्ट्री को। लेकिन मेरा एक कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा किला जहाँ पे जैनीज का जो टेम्पल्स था वो भी है, वहां पे पंचमुखी भगवान शंकर की एक बहुत अप्रतिम प्रतिमा है जिसके लोग दर्शन करते हैं, वहां पे मांडव ऋषि का आश्रम भी है, वहां पे जलाशय भी है जहाँ पे बताते हैं कि आपके कई चर्म से रोग से रिलेटेड, चमड़ी से रिलेटेड रोग दूर हो जाते हैं स्नान करने पे। एक मिथक नहीं हो सकता, जैसे आपने भी कहा कि एक मजाक, हमें मजाक तब लगता है जब हम उसे समझना नहीं चाहते। तो ये हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे लोक परंपराओं से इतर जब के लोग उस समय ऐतिहासिक समय पे कह सकते हैं कि पीछे के समय पे लोग ये कोशिश करते थे कि कैसे धर्म को अगुआ बना करके एक पारस्परिक प्रेम डेवलप किया जाए, और हम यहाँ पे आ गए हैं कि अब हम धर्म को भी आपसी लड़ाई का एक माध्यम बना रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने धर्म के माध्यम से दूसरे के धर्म पे हावी हो जाए, दूसरा धर्म ये सोच रहा है कि हम अपने माध्यम से इसके ऊपर हावी हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे धर्मों का एक ही निचोड़ है कि अहिंसा, प्रेम और इसके बाद सद्भावना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा चित्रकूट है, खासतौर पे बुंदेलखंड में बहुत सारा इतिहास, जैसा आपने नीरज मिश्रा का नाम लिया, हमारी टीम के एक बड़े अच्छे सदस्य हैं, वो हमारा एक चित्रकूट कल्चर हेरिटेज का जो टीम हमारी है, कैच नाम से हम चला रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया था। ग्रामीण इलाकों में जो इतिहास है, लोक परंपराएं जो छिपी हुई हैं, अब जैसे आप देखेंगे कि बनारस में जो काल भैरव है, सबको पता है कि वो कोतवाल कहे जाते हैं, उज्जैन में है, सब जगह है, और ये एक परंपरा जो थी उसको लोग मानते भी हैं और ये उसका एक प्रमाण भी है। अब आप देखेंगे गाँव में हर जगह ब्रह्म बाबा है, जहाँ पे आप कहेंगे कि वो स्थानीय जो है वो कोतवाल है, जिनके जो डेहरी जिसे कहा जाता है, गाँव की जो डेहरी होती है उसे लांघने पर आप उनसे अनुमति लेते हैं, नारियल फोड़ करके, आरती कर करके, जो भी करते हैं। अब ये लोक परंपरा सबसे बड़ी है, जिसमें आप ये कोशिश करते हैं कि एक घर से जब आप निकलते हैं तो आप एक व्यक्ति को ऐसा एक स्थान को मानते हैं कि स्थान है जो हमें छोड़ने की अनुमति देगा, और जब हम आएंगे तो हम उससे अनुमति लेंगे कि हम अंदर प्रवेश करने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे राय जानना चाहूंगा, क्योंकि अब ये सेशन जरूर आप मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपका अच्छा नहीं, अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें भी बहुत बड़ी सामाजिक समरसता है। हम लोग जब बारात लेके दूसरे गांव जाते हैं तो एक डाड़ा मिलता है, वहीं उस गांव के कुल देवता मिलते हैं, तो वहां पान, बतासा और नारियल चढ़ाते हैं। हम उनके मतलब दूसरे गांव में जा रहे हैं तो उनके देवताओं का भी हम सम्मान कर रहे हैं, फिर उनसे आज्ञा ले रहे हैं कि भाई हम आपके यहाँ आए हुए हैं। और ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। तो यही तो एक सामाजिक समरसता थी कि किसी भी गांव में जाएंगे तो हम उसके डाड़े पे उनके देवताओं को प्रणाम करेंगे, सम्मान करेंगे, उनको आदर देंगे, तो उसी आदर के साथ हमें गांव वाले भी हमारा आदर और सम्मान करेंगे। इसके पीछे तो पूरा समाज का ताना बाना बना हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है और बहुत सुंदर बनाया है। हमारे यहाँ अभी बुंदेलखंड में बहुत सी जगह नहीं होता है। आप बांदा जिले की तरफ आप शादी विवाह में जाएंगे तो गुड़ या महुए का पानी जब कोई मेहमान आता है तो धार दी जाती है। गुड़ ये अभी आदिवासी एरिया में बहुत ज्यादा है। अब सोचिए कि आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो जब कोई मेहमान आता है तो वो धार एक लाइन लगा देते हैं पानी से कि, और उसके बाद उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो क्या होता है, सारे बैक्टीरिया हैं जो मीठे की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, छोटे छोटे वायरस हैं जो दूर से चल के उनके साथ उनके शरीर में आ रहे हैं। वो वायरस कुछ देर के लिए जब आदमी खड़ा होता है, धार दी जाती है, उतने ही देर में वो सारे बैक्टीरिया वो खींच लेता है गुड़, वो महुआ का जो पानी है वो खींच लेता है। ये वैज्ञानिक आधार है। आज मॉडर्न लोगों ने तो छोड़ दिया है, लेकिन आज गांव के लोग वो, हाँ, तो मैं तो उनको ज्यादा समझदार। एक अनुभव और शेयर करना चाहूंगा आपसे। जब कोरोना का दौर आया और हम लोग सब नौकरी कर रहे थे बाहर, मैंने भी लखनऊ में था मैं उस समय, और कोरोना ने जरूर हमें लग रहा है कि पीछे धकेल दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जो आपदाएं आती हैं वो हमें जोड़ती हैं अपनी जड़ों से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े समाज के एक बड़े हिस्से ने ये महसूस किया है कि हमें वापस में गांव लौटना पड़ेगा, वहां की परंपराओं से जुड़ना पड़ेगा। जो कल्चर है वो बचाता है, और लोगों ने सेफ महसूस किया है। आपने अगर देखा हो, इतनी बड़ी आपदा को गांव के लोग ऐसे झेल गए जैसे लग रहा था किसी चुटकी बजा दी और सब ठीक हो गया हो। बिल्कुल। क्या है,
जो खान पान रहन सहन वातावरण है वो तो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बूस्टर है वो तो उसमें बघेलखंड का कोई दो एक राय नहीं कजरी है। गीत है, कजरी गीत मैं आपसे थोड़ा शेयर करूंगा, आपने अभी जिक्र किया जी था जर, और जी मैं जरूर। लगातार अपनी डायरी के पन्ने पलट रहा था कि वो मैंने लिखे कहाँ पे थे। तो एक गीत है जी कजरी का जो कि है कि हरि रामा छाई घटा घनघोर बदरिया कारी रे हारी। मतलब इसका आप लिरिक जो आप इसका जो इसकी जो लय हो सकती है, मुझे लग रहा है ये लय बड़ी अच्छी लय होगी, मैं उस तरह से नहीं गा पा रहा। बट ये है कि हरि रामा छाई घटा घनघोर बदरिया कारी रे हरी, और हरि रामा छाई घटा घनघोर बदरिया कारी रे हारी। इसमें कई बार जो जिक्र है वो इन लाइनों को दोहराने का है, जिससे आप एक रिदम में हाँ आते हैं अपने गीत में। और इसके बाद इसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि हरि रामा लपटी झपटी लहराए बाग औ बगीचा, हरि रामा चले हवा झकझोर बदरिया कारी रे हारी, हरि रामा छाई घटा घनघोर बदरिया कारी रे हारी। मतलब ये इसमें मैं देख रहा हूँ कि आप जो मैं आपको अभी कह रहा था कि बघेलखंड में भी राम लोक परंपराओं में बहुत हद तक प्रभावी है। राम की उनके जो प्रसंग है, और वो उसी हर लाइन में उसी उन्हीं का जिक्र है। और बड़े महत्वपूर्ण ये गीत हैं जो बघेल में चलते हैं। मुंडन संस्कार के गीत भी हैं, जो मुंडन जब बच्चे का होता है, अभी आपने देखा होगा कि मैहर जो यहाँ का पास में देवी स्थल है, वहां पे ले जाकर के लोग मुंडन कराते हैं बच्चे का, और उन मुंडन में के समय भी गीत गाए जाते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे गीत हैं जो चलते हैं, जिसमें कहमा लगायो बेलिया का कहमा चमेलिया, तथा कहमा चमेलिया हो अब कहमा उपजी गलरिया, गलरिया बड़ी सुंदर। मतलब उसी में भाव जो आप है, मैं कह रही हूँ कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो उन भाव को महसूस कर रहा हूँ। आप अंदाजा लगाइए जब आप गीत गाता होगा कोई, तो कैसे कनेक्ट कर जी पाते होंगे लोग लोकगीत से, लोक परंपराओं में। तो इस तरीके के हैं। इसमें सुहाग गीत एक मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि अरे गोरा बदन मुख चुवई रे पसीनमा। बघेली सुहाग गीत में ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें अब मैं कोशिश करूंगा कि जो पूरा गाना है इसमें मैं लिख करके या उसका डॉक्यूमेंटेशन करके उसका वीडियो जी प्रोवाइड कराऊं। लेकिन एक चीज मैं देखता हूँ जो कमी मुझे लगी जब मैंने कोशिश की बैठने की, एक तो जो हमारे यहाँ रहता है कि लोग कनेक्ट कनेक्ट जो है बड़े देर से होते हैं, और बहुत सारी जो पीढ़ी अब है वो अब भूल रही है। मतलब इतना प्रेशर, इतनी चीजें ऐसी हो गई कि मैंने जब एक कोई बैठे थे लोग गायक ही थे, मैंने उनसे कहा कि आप पूरा गीत क्यों नहीं गा पा रहे, तो बोले भैया शुरू में तो हमको साथी भी मिल जाते थे, जैसे फाग में राई में मिल जाते थे, अब हमें साथी भी नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। फलानुआ फलानुआ पता नहीं कब जो है खत्म हो रहा, और ढोलक वाला है, इंता मतलब इंता के शब्द रहे। अच्छा आप उतना दूर रहते हैं, मैं अगर कुछ भाषा, अगर आप इधर की कुछ बोलना चाहें, ना जैसे हमारे यहाँ हाँ तुम बोलिए ना तो मैं पूरा समझ जाई हूँ और तुम्हारा जवाब दे दिया हूँ। हमारे यहाँ तो बड़ा इंसाना का बड़ा प्रभाव रहा है। ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है कि हम हाँ 5 गए रहे। तो फिर पहले मैं हाँ सोचा करता था कि हम 5 माने 5 जने आ रहे हैं, तो बाद में पता लगा कि नहीं, हम 5 माने हम गए आ रहे हैं, मतलब गए रहे हैं 5। अब हाँ मुई छाड़े 35 साल होएगा है और 20-25 साल से तो नहीं अपने निजी गाँव में नहीं गया हूँ लेकिन गए नहीं अब आऊँ, लेकिन तुम्हारे हाँ अंदर अब वो लेकिन वहीन ताक हाँ कलाकारी लेकिन है तुम्हारे अंदर। हाँ लेकिन बतकहा करी है ना तो मैं पूरी तरह से वहाँ एकदम वह बांधा में एकदम लगी कि बैठा हूँ। अच्छा, हमें यह लागे करते हैं कि यह अगर भाषा में बात की जाए और इंटरव्यू भी चला करे तो फिर कितना निक रहा है, मैंने एकदम अरे करें का चाहिए करेक्ट चाहिए। बिल्कुल। हाँ तभी तो मड़ी जानी कि भैया ये कहाँ के यहाँ है और कहूँ तो आया बोलत हैं। कौन था बोला थी, और कितने हाँ कितने नेरे रहे, कितने नेरे रहे आप हैं। हाँ जौन मड़ई लजात है ना तो उनके लाजो खत्म हो जाए और 20 सड़क में ठाड़ हो के बोलने भी लगी हैं कि चला हमारे गांव घर के बात या जौन तो लजा थे भवनिया वो अपाए 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 करना जाना थोड़ी ना, अपन जड़न से ना जुड़ा हुई। हाँ तो बहुत चला मड़ई ठीक है। लजाते हैं कि हाँ ठीक, का बोलने के तो यही से सब मड़ई हिंदी में बोलने लग हैं। दूर हो जाता नहीं लेकिन जाओ। हाँ लेकिन हम अब गाँव में जाते हैं तो भैया वहाँ हिंदी नहीं बोली था बस अब अगर अपना अब शुरू हो अगर जाए। अब अगर अब अगर आप बम्बई मरही के इंता के भाषा बोल लेते हो और इतने सालन बाद बोल लेते हो, तो एक मतलब आपके जल कितनी मजबूत है, ये तो सबे कुछ जान गए। हाँ ये तो है भैया कि हम वो आदमी हैं कि हम लड़ी में बहुत बड़ा तकीन है
लड़ी में बैठ बैठ के जात रहे हैं, सग्गर में बैठ के जात रहे हैं। और लड़ी की दौड़ में तो एकदम पलट, हमारे सामने कितनी लड़ी पलटी है, हम खुद पलटे हैं लड़ी में। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछा चाहिए हो कि जो पहले की शादी हो करती रही है, जो लड़ी का जिक्र कीने हो, तो कहे 2-3 दिन हाँ के रहा करती रही, तो सब दिन का अलग अलग सिस्टम रहा करता रहा। हाँ, बहुत मजा होता रहा है कि पहले दिन गए तो हाँ जनवासे में कोनो पेड़ के नीचे ठहरा देते रहे हैं, कोनो मंदिर अंदिर के ठाए जहाँ पे कुआं हुए, तो जाके जी। नहावा हवा वहां। अ, मटका नहीं होते रहे हैं, पर्ची, लंबी वाली पर्ची जमीन में गाड़ हाँ। देते रहे हैं, और वही में पानी भर दिया, तो एकदम ठंडा ठंडा पानी। अच्छा, यह जो प्रोसेस होत रही है एकदम साइंटिफिक प्रोसेस देखा कि मतलब पूरा हाँ, हौदा का हौदा जो है नीचे एकदम। गाड़ देते रहे हैं। और वही के बाद एकदम पानी तो एकदम ठंडा हो गया, मई जून के महीना में हम्म। एकदम ठंडा। वही के बाद बुलौआ लौआ हुई, मिर्चवान हुई, मिर्चवान के बाद फिर खाली दुआर चार हुई, दुआर चार हो गया, बस अब लौट आओ, रात में आराम करो, दूसरे दिन आराम से उठो, खाओ पियो। और दूसरे दिन लड़का वाले अपन घर से ले जाते रहे हैं, किसान ले जाते रहे हैं, तेल ले जाते रहे हैं, सब्जी अब्जी। तो जनवासे में खाना बनाई है दोपहर का, और खाना वाना खा के फिर जाई हैं भौरी का। और भौरी के टाइम पर बढ़िया शरबत अरबत मिल जात रहा है, और नाश्ता वास्ता हो गया। वही के बाद लौट आए जनवासे में, और लौटने के बाद फिर बोला हुआ है कि भैया चला। और भौरी के दिन ही दूसरे दिन बढ़िया से अपना प्रोग्राम होता रहा है रात में। तो लड़की वाले लड़का वाले खूब एंजॉय के, नौटंकी तो हर एक सिंबल रहा है कि अरे यार इज्जत खराब हो जाए अगर नौटंकी ना ले जाइए। तो चाहे हाँ, जितना ना कर गरीब जाए, ना कर जाए। हाँ, हाँ, तो चाहे जितना गरीब मड़ई हो और चाहे जितना अमीर हो, नौटंकी तो जरूर ले जाएगी। और रात भर अच्छा, नौटंकी देखी है। एक चीज आऊ देखा माओ करत रही कि सगले पूरे गांव में अगर एक बारात आ जाए तो सगले गांव के फिर बारात में सगली खटिया गांव भर की। यस, यह हम कहा चाहता रहा हूं कि पूरा गांव ऐसे नहीं, परस करवावे के खातिर पूरा गांव आ जाए। कोनो कमी हुई, अब वो टाइम पे नल थोड़ी आ रहे हैं, कुआं से पानिया भरे कर रहा है, तो पूरा सही गांव है। लग जात रहा है। और जो रिश्तेदार आए रहे हैं, तो जनवासे में गांव के 6-7 लड़का आ जाते रहे हैं नहलावे के खातिर, कि भाई को दुल्हा का, को बहनोई का, को फूफा का, को मामा का बढ़िया से नहाए नहवाई हैं। और वह टाइम पे सबसे बढ़िया साबुन चलत रहा है लाइफ बॉय। तो लाइफ बॉय आ गए, जिसके यहाँ आ गए तो भाई बहुत बड़ा आदमी है भैया, लाइफ बॉय से मेहमानन का नवाई से। तो सामाजिक समरसता बहुत रहा है, पूरा गांव मिलकर पूरा काज करत रहे हैं, तो बहुत आनंद रहा है। और उसके बाद तीसरे दिन विदाई होत रहा है, तो हम तो बहुत कीन हैं कि चला, बहुत। यह बड़े अचरज का विषय है कि अब यह इनता के बारात कार्य बैठे हो। हमें तो अब हमें तो कतो देखबा नहीं भाई, इनता के सुने रहन। माता जी हरे बताओ करती हैं कि 3 दिन के हमारा शादी पे रही, 3 दिन के बारात पे 3 दिन बाद आई रही। तो अब आप यहाँ पर देखो अचरज देखो कि शादी जो अब 6-7 घंटा में कहीं की बड़ी आ जाते हो, और झालर और फूकी सब पड़ाका उड़ाका मारी शादी हुई गई। आप बताओ, एक तो समारोह टाइप का रहा, बड़ा अच्छा रहा, आपने बड़ा अच्छा बताया। नहीं, लेकिन अच्छा नहीं रहा है। क्या है कि परंपरा हाँ, यहाँ स्लिप कर गए। अगर आप परंपराओं को पूरी तरह से निर्वाह करना है तो आपको समय लगेगा ही। अब जल्दी से सही चार सही। मंत्र पढ़ दिए और चार मंत्र नहीं पढ़े। हमारा वैदिक रीति है, विवाह 16 संस्कार में आता है। 16 संस्कार, जब विवाह संस्कार आता है तो उसका अपना प्रोसेस है। वो आप 8 घंटे में नहीं, अगर कोई पंडित बोलता है कि नहीं मैं 8 घंटे की जगह 4 घंटे में, तो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, वो असंभव है। और उसके दुखद परिणाम समाज के सामने हैं। तो हमको संस्कारों भैया, से आप तो सत्यनारायण की कथा आधा घंटा में हो जाती है, आपको तो पता है सब। हाँ, हाँ, तो यही सब चीजें हैं। चलिए, तो बहुत चलिए बहुत अनुज जी, बढ़िया आप। बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्दी हम अगले कार्यक्रम अपनी धरोहर शुरू करेंगे। और उसमें कुछ फोटो वीडियो के साथ हम इंटरव्यू रखेंगे।
तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को बहुत धन्यवाद भी आपको, बहुत बहुत अच्छा लगा कि भाई एक नई चीज है। और मैं चाहूंगा कि बहुत सी चीजें हैं बुंदेलखंड के लोगों को ना समझ में आई हो तो मेरा व्यक्तिगत नंबर सबके पास है। आ, तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं ज्ञानी तो नहीं हूं लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का संतोषजनक जवाब दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत भैया बहुत एक बात धन्यवाद और अनुज कहाँ के भाई राज आपका। जात, एक बात और कहाँ के बताओ। राज जात, आपके टीम और आपका जो ये पहल है, यही का हमारे कहते थे चित्रकूट वासिन कहते थे सलाम है, एकदम बहुत बहुत नीक आप शुरू करे हो, माने एकदम दिल खुश कर दी नो। कम से कम एक आशा जाग गई कि बस अब भाई बुंदेलखंड के लोक परंपरा के खातिर कुछ हो ही रहा है। हाँ, तो मैं चाहत रहे हूँ कि अभी बांदा में जो रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं सीपी दीक्षित जी, तो उनके तबीयत खराब रहा है तो कहा कि मैं 2-4 दिन बाद आई हूँ। तो हम मुझे तो मिलते नहीं रहा है कि कोई बांदा से मिले तो आगे का मानिकपुर बांदा के क्षेत्र से कोनो मिले तो लेकिन आज शुरुआत हो ही गए है। तो बस भगवान से मनई हूँ कि यहीं तक चलत रहा है तो कुछ मिल लोग और बुद्धिजीवी मिलत रहा है तो मार्गदर्शन सबका मिलत रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चला, और कल जय फिर जय हम अपने कामतानाथ जी के, जय जय कामतानाथ जी के, जय जय तुलसीदास जी के, जय। कामतानाथ की। और हम कल फिर नए मेहमान के साथ नए विषय के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।